दोस्तों मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जीके और साइंस के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसे सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। इंडिया गेट 1921 में बनना प्रारंभ हुआ था और 1931 में इसका उद्घाटन किया गया था। इसको बनाने में 10 साल लग गए थे। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकता है? तो यह आकस्मिक निधि से निकाला जाता है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। आकस्मिक निधि का वर्णन अनुच्छेद 267 के अंतर्गत किया गया है। इसके अंतर्गत 267 के अंतर्गत किसी भी अप्रत्याशित खर्च के लिए राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह शिमला में स्थित है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। पणजी में केंद्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है, केंद्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है। देहरादून में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है। एक बार इसको और देखेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है, लखनऊ में केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है, देहरादून में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है और पणजी में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। 27 सितंबर को। यदि हम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात करें, पर्यटन दिवस, तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 10 नवंबर को और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। हाँ, एक बार और देखते हैं इस प्रश्न को। विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं 27 सितंबर को, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 10 नवंबर को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व उपभोक्ता दिवस आपका 15 मार्च को होता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक अजमेर में स्थित है? तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया गया था, बनाया था। यह राजस्थान में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में स्थित हैं। मुंबई में। इसे राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाया गया था। राष्ट्रकूट शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। सी वाला ऑप्शन है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया था। हाजी बेगम। यह आपका दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा बनवाया था जहांगीर ने। यह सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा में। सिकंदरा आपका आगरा में पड़ता है, जहांगीर द्वारा। एक प्रश्न और पूछ सकता है कि अकबर का किला कहां स्थित है? अकबर का किला, तो यह इलाहाबाद या जिसे आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं स्थित है। इसे अकबर ने ही बनवाया था। एक बार और जल्दी से इस प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक अजमेर में स्थित है? तो अजमेर स्थित स्मारक है 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में स्थित है, इसे राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। अकबर का किला इलाहाबाद में स्थित है, जिसे अकबर ने ही बनवाया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जिसे हाजी बेगम ने बनवाया। और अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, जो कि जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके समाधि स्थल का नाम उदय भूमि है? तो उदय भूमि के आर नारायण की समाधि स्थल का नाम है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल का नाम नारायण घाट है। नारायण घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का नाम महाप्राण घाट है। महाप्राण घाट। और ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल का नाम एकता स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं।
सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग द्वारा की गई थी? तो दंती दुर्ग ने दोस्तों राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन आपका बी वाला सी वाला सही होगा। और मान्यखेट राजधानी बनाई थी। सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक ने की, शिमुक द्वारा की थी। प्रतिष्ठान को राजधानी बनाया। चोल वंश की स्थापना विजयालय द्वारा की गई थी, विजयालय ने की थी। और तंजौर को इन्होंने अपनी राजधानी बनवाया था। पाल वंश की स्थापना गोपाल द्वारा की गई थी, इन्होंने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक घटनाक्रम 1939 को हुआ था? तो 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। 1 मई को सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेहरू रिपोर्ट आई थी अगस्त 1928 को। अगस्त 1928 को इसे पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी। मोतीलाल नेहरू, और जिस समिति द्वारा तैयार की गई थी उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने ही की थी। हिंदू महासभा की स्थापना की थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1915 में। मदन मोहन मालवीय। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। गोपाल कृष्ण गोखले। एक बार इसको और देखेंगे। नेहरू रिपोर्ट आई अगस्त 1928 में, जिस समिति की अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939 को हुई थी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसका गठन किया गया था। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। पनामा नहर किन दो के मध्य स्थित है? तो पनामा नहर दोस्तों आपका कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य सुएज नहर है। सुएज नहर है जो कि मिस्र में पड़ती है। कैरिबियन, इसको तो मैंने बता दिया आपका कि पनामा नहर स्थित है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर के मध्य कील नहर पड़ती है। कील नहर इन दोनों के मध्य से गुजरती है, जो कि आपके जर्मनी में स्थित है। स्टॉकहोम में गुटेनबर्ग के मध्य गोटा नहर है। गोटा कैनाल नहर जो स्वीडन में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति जापान में निवास करती है? तो जापान में निवास करने वाली जनजाति एनु है। कहीं कहीं आपको आइनू लिखा मिलेगा, इसका अंग्रेजी में AINU होगा मीनिंग। और सेमांग जनजाति दोस्तों मलेशिया से संबंधित है, मलेशिया में निवास करती है। मसाई जनजाति केन्या में निवास करती है। केन्या ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है, आपका पूर्वी अफ्रीका में। और तातार जनजाति साइबेरियन क्षेत्र में है। रूस का जो साइबेरिया क्षेत्र है वहां पर निवास करती है। एक बार और देख लेते हैं जल्दी से। सेमांग जनजाति मलेशिया में निवास करती है। मसाई जनजाति केन्या जो कि पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है। एनु जनजाति जापान की जनजाति है। और तातार जनजाति साइबेरिया रीजन की है। 11वां प्रश्न है लिथोफाइट वनस्पतियां किस प्रकार की वनस्पतियां होती है? तो लिथोफाइट उन वनस्पतियों को कहते हैं जो कड़ी चट्टानों में उगती हैं। तो ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। नमकीन क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियों को हैलोफाइट कहा जाता है। हैलोफाइट। हैलोफाइट नमकीन क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियां होती हैं। और शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को मेसोफाइट कहते हैं। मेसोफाइट कहा जाता है। टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियां जो होती हैं उन्हें क्रायोफाइट कहते हैं। क्रायोफाइट। एक बार जल्दी से और देखेंगे इसे। नमकीन क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को हैलोफाइट, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियों को मेसोफाइट, और टिंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पतियों को क्रायोफाइट कहते हैं। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कौशल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी? जो श्रावस्ती है यह कौशल महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। पहले मैं बता देता हूं कि महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हुआ है। अंगुत्तर निकाय में। मान लीजिए आपसे जैन ग्रंथ की बात कर लेता है। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है? तो भगवती सूत्र आपको लगाना है। भगवती सूत्र। आगे देख लेते हैं। कौशांबी की बात करें तो कौशांबी एक सेकंड दोस्तों, हाँ, मल्ल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। मल्ल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। आगे देख लेते हैं। हाँ, कुशावती भी ऊपर है। कुशावती आपका
ये गलत हो गया, कुशावती ही मल्ल महाजनपद की राजधानी हुआ करता था, और जो कौशाम्बी है वो वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करता था, और चंपा आपकी अंग महाजनपद की राजधानी थी। एक बार इसको फिर से मैं कंफर्म करा देता हूं, कुशावती जो होती थी वह मल्ल महाजनपद की राजधानी थी, श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी, कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी, और चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा शामिल किया गया था? तो 1992 में 71वां संविधान संशोधन आया था। इसके अंतर्गत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी जो कि मैतेई भाषा हुआ करती थी उसे शामिल किया गया था। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। पहले तो मैं बता देता हूं, जब भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ था तो उस समय भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। उस 8वीं अनुसूची जो थी वह भाषा से संबंधित थी। उन भाषा में 14 भाषाएं उस समय वर्णित थी। वर्तमान में 22 भाषाएं भारतीय संविधान में हैं। जब 21वां संविधान संशोधन आया था 1967 में, 21वां संविधान संशोधन 1967 में, तो उस समय सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, तो 15 भाषाएं हो गई थी। 15 भाषाएं हो गई थी। उसके बाद में आता है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिनमें कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी शामिल की गई। तो इस तरह से 18 भाषाएं हुई थी। फिर आता है आपका 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, जिसके अंतर्गत 8वीं अनुसूची में संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी भाषा जोड़ी गई थी। यहां पर मैं लिख देता हूं नीचे, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसी के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में ये चारों भाषाएं जोड़ी गई। तो 18 4 मिलाकर के 22 भाषाएं हो गई थी। तो वर्तमान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं, और जो 4 अनुसूचियां 9, 10, 11, 12 जोड़ी गई थी उसके बारे में मैं किसी दिन आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हुआ था 99वें संविधान संशोधन से। 99वां संविधान संशोधन आया था 2014 में, इसके अंतर्गत इसका गठन हुआ था। वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू हुआ था 101वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1 जुलाई 2017 में। एक बार इसको और देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और मैतेई भाषा, जो मणिपुर की मैतेई भाषा है, इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन 99वें संविधान संशोधन 2014 में किया गया। और उसके बाद जो 8वीं अनुसूची में संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी शामिल की गई थी, यह 92वां संविधान संशोधन आया था 2003 में, इसके अंतर्गत किया गया था। जीएसटी आपका लागू हुआ, वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ था 101वें संविधान संशोधन, जो कि 2017 में लागू हुआ था। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में निम्नलिखित में से कौन सा विषय वर्णित है? तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 है, इसके अंतर्गत पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य का सुधार करना, यह राज्य का कर्तव्य होगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। राज्य को सभी श्रमिक के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करना, यह प्रावधान अनुच्छेद 43 में किया गया है। अनुच्छेद 43 में किया गया। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया गया है अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। अनुच्छेद 41 में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसे याद कर लीजिएगा। ये एनटीपीसी में, एसएससी की कुछ परीक्षाओं में, और जो एनटीपीसी का ग्रेजुएट और 10+2 लेवल है उसमें भी ये पूछ सकता है। अगला प्रश्न है 15वां, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान में डॉर्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक था? तो इसकी स्थापना जो है, भारत में जो भारतीय शामिल थे इसकी स्थापना, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर आगे ऑप्शन में होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। ऑप्शन इसमें आपका डी वाला सही होगा। 16वां प्रश्न है, प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन जी थे। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इन्होंने सूडान की भी मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं 1953 में। 1953 में ये सूडान के भी मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। वर्तमान में सुखबीर सिंह संधू हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, यहाँ लिख देता हूँ, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह
संधू। जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुखबीर सिंह संधू हैं। जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। वर्तमान में आप लोगों को पता होगा कि ओम बिड़ला जी हैं, ओम बिड़ला जी हैं। आर के षणमुखम शेट्टी भारत के प्रथम वित्त सचिव थे, फर्स्ट वित्त सचिव थे। इस समय तुहिन कांत पांडे हैं, तुहिन कांत पांडे। केसी नियोगी भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वर्तमान में अरविंद पनगढ़िया हैं, अरविंद पनगढ़िया। एक बार इसको हम लोग और देखेंगे। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन जी थे, इन्होंने सूडान में भी मुख्य चुनाव आयुक्त का पद ग्रहण किया था 1953 में। वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुखबीर सिंह संधू हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिन्हें जीवी मावलंकर भी कहा जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी हैं। जो आर के षणमुखम शेट्टी थे, यह प्रथम वित्त सचिव थे और इस समय वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष की यदि बात करेगा तो केसी नियोगी थे और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष के जो वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वह अरविंद पनगढ़िया हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वैक्सीन का विकास जोनास सॉल्क द्वारा किया गया था? तो वैक्सीन पोलियो वैक्सीन इन्होंने डेवलप की थी। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर द्वारा डेवलप किया गया था, एडवर्ड जेनर ने इसे डेवलप किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। रेबीज रोधी वैक्सीन को डेवलप किया था लुई पास्चर ने। एक बार इसको और देखते हैं। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर द्वारा डेवलप किया गया। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रेबीज रोधी वैक्सीन डेवलप की लुई पास्चर ने। पोलियो वैक्सीन जोनास सॉल्क द्वारा। 18वां प्रश्न है लेगुमिनोसी कुल के पौधे कौन से हैं? इनमें ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। बबूल, छुई-मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा सभी दलहन फसलें जो होती हैं वह लेगुमिनोसी कुल की होती हैं। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। तरबूज, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंडा, करेला ये कुकुरबिटेसी कुल की होती हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुकुरबिटेसी, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ कुकुरबिटेसी। ऑप्शन सी है आपका आलू, मिर्च, बैंगन, मकोई, धतूरा, वेलडोना और टमाटर ये किस कुल के हैं? तो ये सोलेनेसी कुल के हैं। सोलेनेसी कुल के पौधे हैं या फसलें हैं। जो आपका कपास है, भिंडी है, मालवेसी कुल के हैं, मालवेसी कुल के। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। 19वां प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से अनानास का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो अनानास का जो खाने योग्य भाग होता है उसे हम लोग विज्ञान की भाषा में परिदल पुंज कहते हैं। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। पुष्पासन भाग सेब और नाशपाती का खाया जाता है, सेब और नाशपाती का। भ्रूणपोष हम लोग खाते हैं नारियल का। और मध्य फल भित्ति आम और पपीता का खाने वाला भाग होता है। आम और पपीता का, पुष्पासन सेब और नाशपाती का, भ्रूणपोष नारियल का, परिदल पुंज अनानास का, मध्य फल भित्ति आम और पपीता का। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है? तो वेदांत ताल वन्य जीव अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है, मणिपुर में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक। और डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो के 20 क्वेश्चन। मैंने सभी प्रश्नों के जो ऑप्शंस थे लगभग सारे जो है डिटेल में मैंने समझाया है। यदि किसी तरह की क्वेरी होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।